हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 6 के चैप्टर नंबर 2 की। आप सभी को पता होगा कि हम साइंस का यानी कि विज्ञान का एनसीईआरटी का क्लास 6 का पहला चैप्टर कवर कर चुके हैं। अब दूसरे चैप्टर की बारी है, तो दूसरा चैप्टर देखते हैं इसमें क्या क्या कहा गया है। बेसिक से जो किताब में लिखा है उसी के हिसाब से आप लोगों को मैं बता रहा हूँ जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। और आप लोगों के ये सारी चीज़ें 6 क्लास में जो स्टूडेंट हैं उनके तो काम आने ही वाली है। साथ में ही स्टूडेंट्स से जो टीचर बनने वाले हैं, यानी कि जो रीट एग्ज़ाम देंगे, है ना, प्री या फिर मेंस वाला, उसके अलावा आरपीएससी के जितने भी टीचर से रिलेटेड एग्ज़ाम हैं, सीटेट वगैरह है, टीजीटी पीजीटी है, सभी में एनसीईआरटी की बुकें बहुत ही अनिवार्य है। तो आप लोगों को बेसिक से सारी चीज़ें कंप्लीट करनी होती है, तो आप लोगों के लिए ही ये वीडियो बनाई जा रही है। तो आप लोग आराम से अपना जो एयरफोन है ना, जो भी एयरबड्स है वो कान में लगा के आराम से पूरी वीडियो या पूरा पाठ आराम से सुन सकते हैं और बिल्कुल अपन आनंद के साथ ही ये सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो फटाफट से आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर देना और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा, और बाकी स्टूडेंट्स को भी आप जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो चलो मुद्दे पर आते हैं, फटाफट से चैप्टर 2 पढ़ते हैं ध्यान से। वस्तुओं के समूह बनाना, है ना, एनसीईआरटी की बुक का ये 2 चैप्टर है विज्ञान का क्लास 6 का। तो वस्तुओं के समूह बनाना, देखो कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं। हमारे चारों ओर की वस्तुएं, पहला टॉपिक है 2.1, हमारे चारों ओर की वस्तुएं। हमने देखा कि हमारे भोजन तथा वस्त्रों में बहुत अधिक विविधता है। यानी कि आप लोग देखते होंगे आपकी गली मोहल्ले में, आस पड़ोस में कहीं जाते हैं करते हैं, तब आप देखते होंगे कि बहुत सारे तो घाघरा लुगड़ी पहनते हैं, बहुत सारे साड़ी पहनते हैं, बहुत सारे वेस्टर्न टाइप की ड्रेसें पहनते हैं, मॉडल टाइप की, है ना। तो आप लोग देखते होंगे कि आपका जो खाना है उसमें भी बहुत सारी विविधता है। कोई इडली सांभर खा रहा है, कोई ब्रेड खा रहा है ना, और कोई नॉर्मल रोटी खाता है, कोई बाजरे की रोटी खा रहा है ना। बहुत सारी विविधता आपके सामने है। बहुत सारे चावल खाते हैं, मछली खाते हैं, तो सारी चीज़ें हैं। भोजन और वस्त्रों में बहुत अधिक विविधता है। हर स्थान पर इसी प्रकार की विविधता वाली अनेक वस्तुएं होती है। हम अपने चारों ओर कुर्सियाँ, बैलगाड़ियाँ, साइकिलें, खाना पकाने के बर्तन, पुस्तकें, वस्त्र, खिलौने, जल, पत्थर भी बहुत सारे होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं, आप सभी को अच्छे से पता होगा, है ना। अन्य बहुत सी वस्तुएं देखते हैं। इन सभी वस्तुओं की आकृतियाँ, रंग और गुण भिन्न भिन्न होते हैं। चित्र 2.1 में आप लोगों के लिए यहाँ पर सहायता की गई है कि आप चित्र 2.1 देख लें। ये देखो सारी चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट टाइप की है, दिख रहा होगा आपको, है ना। तो आप अपने चारों ओर देखिए और गोल आकृति की वस्तुएं पहचानी है। हमारी सूची में विभिन्न प्रकार की गेंद, जैसे रबड़ की गेंद, फुटबॉल, कंचे सम्मिलित हो सकती। कंचे क्या होते हैं? जो अंटियाँ होती है, जो बचपन में आप लोग खेलते हैं, वो कंचे, है ना। यदि हम अपनी सूची में लगभग गोल वस्तुओं को भी सम्मिलित कर लें तो इनमें सेब, संतरे, घड़े जैसी वस्तुओं को भी रखा जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो डायग्राम बना हुआ है, यानी कि चित्र बना हुआ है, जो कि आपके आसपास पाती है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर हैं, ठीक है। चलो मान लीजिए हम प्लास्टिक की बनी वस्तुओं का एक समूह बनाना चाहते हैं। बाल्टियाँ, लंच बॉक्स, खिलौने, जल पात्र, पाइप, नलियाँ तथा इसी प्रकार की बहुत सी वस्तुओं को इस समूह में स्थान मिल सकता है। अतः वस्तुओं के समूह बनाने के बहुत से ढंग है। उपयुक्त उदाहरण में हमने वस्तुओं को समूह में उनकी आकृतियों तथा जिस पदार्थ से वे बने हैं के आधार पर बांटा है। हमारे चारों ओर की वस्तुएं एक अथवा एक से अधिक पदार्थों से बनी होती है। ये पदार्थ कांच, धातुएं, प्लास्टिक, लकड़ी, रुई, कागज, पंख तथा मृदा यानी कि मिट्टी हो सकती है। क्या आप पदार्थ के और अधिक उदाहरणों के विषय में विचार कर सकते हैं? चलिए क्रियाकलाप दिया गया है जिसमें आप लोग प्रयोग होता है, ये है ना, प्रैक्टिकल टाइप। तो देखो आइए अब हम अपने चारों ओर से जितनी संभव हो सके उतनी वस्तुएं एकत्र करते हैं। हम में से प्रत्येक अपने घर के प्रतिदिन उपयोग होने वाली एक वस्तु ला सकता है। कुछ वस्तुएं कक्षा के कमरे से अथवा विद्यालय के बाहर से एकत्र कर सकता है। हमारे इस संग्रह में हमारे पास क्या होगा? चौक, पेंसिल, नोटबुक, रबड़, डस्टर मतलब झाड़न, जो कि आप लोग बोर्ड पे देखते होंगे तो टीचर मिटाता है, उसको कहते हैं डस्टर। हथौड़ा, कील, साबुन,
पहिए का आरा, है ना, बैट यानी कि बल्ला जिसे आप लोग खेलते हैं, माचिस की डिब्बी हो गई, नमक, आलू। हम वस्तुओं की एक ऐसी सूची भी बना सकते हैं जिसके बारे में हम केवल सोच ही सकते हैं, कक्षा के कमरे में ला नहीं सकते। उदाहरण के लिए जैसे कि दीवार हो गई, दीवार को आप ला नहीं सकते। वृक्ष हो गए, दरवाजे, ट्रैक्टर और सड़कें, ये सारी चीज़ें आप लोग सोच सकते हैं। अब देखिएगा, इस संग्रह से उन सभी वस्तुओं को पृथक कीजिए जो कागज और लकड़ी से बनी हुई है। अब जो चीज़ें कागज से बनी है उनको अलग करना है, जो लकड़ी से बनी है उनको अलग करना है। इस प्रकार आप सभी वस्तुओं को दो समूह में बांट सकते हैं। इनमें एक समूह की सभी वस्तुएं कागज अथवा लकड़ी से बनी है, दूसरे समूह की वस्तुएं इस पदार्थों से नहीं बनी है। इसी प्रकार हम खाना पकाने में उपयोग होने वाले वस्तुओं को भी पृथक कर सकते हैं। आइए अब हम कुछ अधिक योजनाबद्ध होते हैं। एकत्र की गई सभी वस्तुओं की सारणी 2.1 यानी कि 2.1 में सूची बनाएंगे। प्रत्येक वस्तु जिन जिन पदार्थों से बनी है उनको पहचानने का प्रयास करेंगे, है ना। इनकी लंबी सारणी बनाएंगे और इसमें जितनी वस्तुएं संभव है उन सभी वस्तुओं के बारे में सूचना एकत्र करके लिखना एक कौतुक हो सकता है। एकत्र की गई वस्तुओं में से कुछ वस्तुओं के पदार्थों के बारे में पता लगाना कठिन कार्य प्रतीत होता है। ऐसे प्रकरणों में पदार्थ की पहचान के लिए अपने मित्रों, शिक्षक, अभिभावकों से विचार विमर्श कीजिए। अब यहाँ पर देखिएगा, आपको सारणी दिख रही होगी 2.1। इसमें एक तरफ वस्तुएं लिखी हुई है और किससे बनी हुई है वो चीज़ें लिखी हुई है। जैसे प्लेट आपकी होती है थाली, तो वो इस्पात से बनती है, कांच से भी बनती है, प्लास्टिक से भी बनती है। पेन क्या होता है, वो प्लास्टिक से बनता है, धातु से बनता है। तो इस प्रकार से आप लोग इस सारणी में और भी चीज़ें ऐड कर सकते हो। अब आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर ये बूजो नाम का जो एक दिमागदार आदमी है वो कहता है कि बूजो यह जानना चाहता है, क्या हमने यह पता लगाया है कि कुछ पदार्थों का उपयोग एक से अधिक प्रकार की वस्तुओं को बनाने में किया जाता है। अब प्रयास करके अपनी जानकारी को दैनिक उपयोग में आने वाली उन वस्तुओं के बारे में विचार कीजिए जो मुख्यतः इन्हीं पदार्थों से बनी है और उन्हें कॉलम में सूची 2 में सूचीबद्ध करना है। ठीक है, चलिए, यानी कि वो जो सारणी थी उसमें लिखना है आपको। इन सब सारणियों से हमें क्या पता चलता है, पहले हमने वस्तुओं को कई ढंग से समूह में रखा। इसके पश्चात हमने यह पाया कि हमारे चारों ओर की वस्तुएं विभिन्न पदार्थों से बनी है। कई बार तो कोई वस्तु एक ही पदार्थ से बनी होती है, तो ऐसा भी होता है कि एक ही वस्तु कई पदार्थ से भी बनी हो सकती है और फिर एक ही पदार्थ के उपयोग से कई वस्तुएं बनाई भी जा सकती है। यह कैसे निश्चित किया जा सकता है, तो यहाँ देखो सारणी आपको दिख रही होगी, समान पदार्थों से बनी विभिन्न वस्तुओं के नाम। जैसे कि लकड़ी से आप लोग समझते होंगे कि कितनी सारी वस्तुएं बनाई जा सकती है। जैसे कुर्सी बना सकते हैं, मेज बना सकते हैं, हल बना सकते हैं, बैलगाड़ी बना दी, है ना, आपके सोने के बेड वेड बना दिए, बहुत सारी चीज़ें, दरवाजे हो गए। कागज़ का जो है वो कौन कौन सी वस्तु बना सकते हो, आपकी नोटबुक हो गई, पुस्तकें हो गई, समाचार पत्र, खिलौने भी आपके कागज़ से बहुत सारे बन जाते हैं। बनाते हो कि नहीं बनाते हो, बचपन में बनाई होगी नाव वगैरह, फिर पानी में भी चलाई होगी, है ना। वो सारी बहुत प्यारी प्यारी यादें हैं जो आप लोगों को अच्छे से पता होगी। चमड़े से आपके जूते वूते बन जाते हैं, प्लास्टिक से बहुत सारी चीज़ें बनती है, रुई से भी आप लोग बहुत सारे कपड़े भी बन जाते हैं, रुई से रूमाल वगैरह बन जाते हैं, खिलौने भी बन जाते हैं, है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। किसी दी गई वस्तु को बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोगी किया जाना चाहिए। ऐसा लगता है कि अभी हमें विभिन्न पदार्थों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता है। पदार्थों के गुण, क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि गिलास कपड़े का क्यों नहीं बनाया जाता। यह ध्यान में रखिए कि हम गिलास का उपयोग सामान्यतः द्रवों को रखने के लिए करते हैं। अब द्रव क्या होता है, द्रव वो होता है जिसका आयतन और आकार दोनों ही अनिश्चित होता है। कहने का मतलब ये होता है कि द्रव, जैसे आपने पानी देखा है वो द्रव है, तेल देखा है, जो भी लिक्विड फॉर्म में है, तरल फॉर्म में है, वो सारी चीज़ें द्रव होती है ना। इसलिए अब यदि हम कपड़े का गिलास बनाएं तो क्या अगर हम कपड़े का गिलास बना लें, उसमें पानी भर दें, तो क्या वो पानी रह पाएगा, नहीं रह पाएगा ना। तो इसलिए कागज़ के या कपड़े के गिलास नहीं बनाते हैं, है ना। तो ये काफ़ी हास्यप्रद भी प्रतीक है ना, यह कार्य काफ़ी हास्यप्रद प्रतीत नहीं होगा। गिलास बनाने के लिए हमें कांच, प्लास्टिक, धातु और कोई ऐसे पदार्थ चाहिए जो जल को रोक सकता हो। इसी प्रकार खाना पकाने वाले पात्र बनाने के लिए कागज़ का उपयोग करना भी कोई बुद्धिमानी का कार्य नहीं माना गया है।
तब हम देखते हैं कि हमारे द्वारा किसी वस्तु को बनाने के लिए किसी पदार्थ का चयन किया जाना चाहिए। देखो इस टाइप से हो जाएगा। अगर आप गिलास बनाएंगे कपड़े का तो इस टाइप से पानी जो है पूरा छन के बाहर निकल जाएगा। उस पदार्थ के गुणों तथा उपयोग की जाने वाली वस्तु के प्रयोजन पर निर्भर करता है। अतः पदार्थों के वह सब गुण क्या हैं जो उनके उपयोग के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। नीचे कुछ गुणों की विवेचना की गई है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम दिखावट की। पदार्थ प्राय एक दूसरे से भिन्न दिखाई देते हैं। लकड़ी लोहे से बिल्कुल भिन्न दिखाई देती है। लोहा तांबे और एल्यूमिनियम से भिन्न दिखाई पड़ता है। भिन्न का मतलब अलग, है ना। आपने देखा होगा लोहा अलग चीज़ है, प्लास्टिक अलग चीज़ है, एल्यूमिनियम अलग चीज़ है, लकड़ी अलग चीज़ है ना, तो दिखाई पड़ता है। परंतु फिर भी लोहे तांबे एल्यूमिनियम में कुछ समानताएं हो सकती है जो कि लकड़ी में नहीं पाई जाती। अभी आप लोग स्टील की प्लेट लेंगे, लोहे की प्लेट लेंगे, है ना, तो इनमें थोड़ी बहुत समानता रहती है कि एक जैसे से प्रतीत होते हैं। बल्कि जबकि अब लकड़ी की चीज़ लेंगे तो बहुत ही डिफरेंट हो जाएगा, अलग हो जाएगा ना। क्रियाकलाप 3 की बात करते हैं। विभिन्न पदार्थों जैसे गत्ता आप लोग जब एग्जाम देने जाते थे तो नीचे रखने के लिए लेके जाते थे, है ना। गत्ता, लकड़ी, तांबे का तार, एल्यूमिनियम की शीट और चाक के छोटे छोटे टुकड़े एकत्र कीजिए। क्या इनमें से कोई चमकीली दिखाई पड़ती है? चमकीली पदार्थों को एक समूह में पृथक कीजिए। अब जैसे ही आपके शिक्षक प्रत्येक पदार्थ को 2 भागों में काटे, ताजे कटे पृष्ठों को ध्यान में देखिए। आपने क्या पाया? क्या इन पदार्थों में से कुछ के ताजे कटे पृष्ठ चमकीले हैं? इन वस्तुओं को भी चमकीले पदार्थों के समूह में सम्मिलित कीजिए। क्या आप अन्य पदार्थों में इसी प्रकार की कोई चमक अथवा धूती देखते हैं? है ना, धूती मतलब चमक ही होती है, अलग टाइप की, मतलब थोड़ा सा चमकीला सा दिखे। जैसे भी संभव हो सके चिकनी टाइप में, ना, धूती मतलब चिकना सा हो। जैसे कि भी संभव हो सके किसी भी दड़ से इन्हें काटिए। ऐसा आप कक्षा में जितने भी पदार्थों के साथ कर सकते हैं कीजिए तथा धूर्तिवान और धूर्तिहीन पदार्थों की सूची बनाइए। काटने के स्थान पर आप पदार्थों के पृष्ठों को रेगमाल से रगड़ कर यह देख सकते हैं कि धूर्तिवान है अथवा नहीं। रेगमाल मतलब एक खुरदरा सा जो है पेपर होता है ना, उससे रगड़ते हैं तो वो चमक दिखने लग जाती है। तो धूर्तिवान का मतलब ये होता है कि चमकीला है या नहीं है। पदार्थ जिसमें इस प्रकार की धूती होती है, चमक होती है, चिकनाहटपन होता है, वे प्राय धातु होती है। क्या होती है? धातु। आप लोग कभी भी देखना, जब भी आप लोग सोने चांदी की दुकानों पर जाते हैं, तांबे की दुकानों पर जाते हैं, तो जैसे ही उनको रगड़ा जाता है तो आपको चमक देखने को मिल जाएगी, है ना। लोहे की दुकान, तांबा जब भी देखोगे, है ना, तांबा रहता है। सोने को देख लेना आप, बहुत चमकीला सा होगा जब आप रगड़ेंगे, है ना। वो जो मैकेनिक रहते हैं वहाँ के जो काम करते हैं वो सभी पदार्थ जिनमें इस प्रकार की धूती होती है वे प्राय धातु होते हैं। लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम तथा सोना धातुओं के उदाहरण हैं। कुछ धातुएं बहुधा अपनी चमक खो देती है, उन्हें कहते हैं धूतिहीन, यानी कि निष्प्रभ दिखाई देने लगती है, यानी कि उनमें चमक नहीं होती है। ऐसा उन पर वायु और नमी की अभिक्रियाओं के कारण होता है। इसलिए हमें केवल ताजे कटे पृष्ठ पर ही धूती दिखाई देती है, यानी कि जो ताज़ा है। जैसे अभी आप लोग बहुत सारी बार आपने देखा होगा अपने गाँव में दादी जो बहुत सारे जिनों के दादाजी है वो कान में मूर्खियाँ पहनते हैं, मतलब कान की जो बाली टाइप में रहती है उसको मूर्खियाँ कहते थे पुराने लोगों के लिए, है ना। और वो थोड़ी भारी सी रहती है, तो उन्हों पे क्या होता है कि बिल्कुल काले काले से लगने लग जाते हैं। जब उसको रगड़ के सुनार के पास जाते हैं, रगड़ के यूज सही कराया जाता है तो उसकी धूती आप लोगों को देखने को मिल जाएगी, मतलब चमक देखने को मिल जाएगी, कहना ये चाहता है, ठीक है। जब आप किसी लोहार अथवा वर्कशॉप का भ्रमण करें तो धातु की छड़ों के ताजी कटे पृष्ठों को देखने का प्रयास करें और यह देखें कि इसमें धूती है अथवा नहीं है। धूती का मतलब चमक, ठीक है। बात करते हैं कठोरता की। जब आप विभिन्न पदार्थों को अपने हाथों से दबाते हैं तो उनमें से कुछ को दबाना, संपीड़ित करना कठिन होता है। जैसे अभी बहुत सारे तार हो गए, है ना, ऐसी चीज़ें जो दबती ही नहीं है, आप कितनी ही कोशिश कर लो। जबकि कुछ अन्य आसानी से संपीड़ित हो जाती है। धातु की एक चाबी लीजिए और इसे लकड़ी, एल्यूमिनियम, पत्थर का टुकड़ा, कील, मोमबत्ती, चौक, अन्य कोई पदार्थ अथवा वस्तु के पृष्ठों को खरोचने का प्रयास कीजिए। आप कुछ पदार्थों को आसानी से खरोच सकते हैं जबकि कुछ अन्य पदार्थों को इतनी आसानी से नहीं खरोचा जा सकता। वे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित किया अथवा खरोचा जा सकता है उन्हें कहते हैं कोमल पदार्थ। क्या कहेंगे? कोमल पदार्थ। अभी आप नॉर्मल सी बात समझो, जैसे कोई इंसान आपकी बात बिल्कुल मतलब आसानी से समझ जाए, उसे आप क्या कहेंगे कि बहुत ही सॉफ्ट नेचर का है, यानी कि कोमल प्रकृति का है। सेम वही चीज़ इन धातुओं में इस्तेमाल की जाती है जो आसानी से दब जाए,
वो होती है कोमल धातु, कोमल पदार्थ। और जो थोड़ा कड़कपन दिखाए, जो थोड़ा ऐंठ के बात करे, या जो तो लगता हो कि यार ज़्यादा ही इतरा रहा है, वो उस टाइप का ना, तो वो क्या हो जाएगा यहाँ पर कठोर टाइप का। तो इन धातुओं के साथ भी सेम वही चीज़ है। अन्य पदार्थ जिन्हें संपीड़ित करना कठिन होता है वो कहलाता है कठोर पदार्थ। उदाहरण के लिए रुई अथवा स्पंज कोमल है। रुई भी बहुत कोमल है, आप लोग हाथ लगाएंगे बहुत सॉफ्ट सी है ना। स्पंज जो है, जो आपके गद्दे वगैरह होते हैं उनमें स्पंज लगता है, वो भी बहुत सॉफ्ट होता है, वो कोमल पदार्थ है। और लकड़ी आप लोग देख लो कड़क सी होती है, थोड़ी ऐंठ के रहती है ना, तो वो कठोर है। दिखावट में पदार्थ में विभिन्न गुण हो सकते हैं, जैसे कि द्रुति, कठोरता, रुक्ष यानी कि खुरदरापन है ना, अथवा चिकना होना। क्या आप अन्य गुणों के बारे में सोच सकते हैं जो किसी पदार्थ की दिखावट का वर्णन करते हैं? तो चलिए आगे का पार्ट पढ़ते हैं। अब बात होगी यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा देखना आप, साइंस की भाषा में यहाँ पर थोड़ी थोड़ी बहुत बातें आने लग रही है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, 6ठी से 7वीं तक जाएंगे, फिर 8वीं 9वीं 10वीं, तो बहुत अगले लेवल पर जाएगी विज्ञान, ठीक है। तो चलो अब विलेय और अविलेय के बारे में अपन पढ़ लेते हैं। क्रियाकलाप 4, कुछ ठोस पदार्थों जैसे कि चीनी। आप लोगों ने चीनी के दाने, शक्कर के दाने तो देखे ही होंगे, नमक के दाने भी देखे होंगे, चौक पाउडर देखा होगा है ना, बालू रेत आपने देखी होगी, लकड़ी के बुरादे के नमूने भी आपने देखे होंगे। कांच के 5 गिलास लेने हैं आपको। कितने? 5 गिलास कांच के लेने हैं, जिसमें से आर पार दिख जाए। प्रत्येक गिलास के लगभग 2/3 भाग में, 2/3 भाग में आपको क्या करना है, पहले गिलास में तो कुछ मात्रा में आपको चम्मच भर के चीनी यानी कि जो शक्कर होती है, शुगर होती है, वो आप लोगों को डाल देनी है। दूसरे में आपको क्या करना है, नमक, नमक का जो है नमक उसको रख देना है, 2/3 भाग ही। और इसी प्रकार जो शेष गिलास है उनमें आप लोगों को अंतर वस्तु को विलोडित कीजिए और धीरे धीरे लाइए। सारे चीज़ों में, 5 चीज़ों में आपको कुछ ना कुछ भर देना है, किसी में रेत, किसी में क्या। अब 5 को आपको हिलाना है ना। जल में मिलाए गए पदार्थों का क्या होता है, इसका निरीक्षण आपको करना है कि क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो हम ओनली नमक और शक्कर वाले की बात यहाँ पर हो रही है। तो आप लोग देखेंगे कि नमक तो फटाफट से घुल जाएगा और शक्कर थोड़ा टाइम लेके घुलेगी, है ना। ये सारी चीज़ें हैं। नमक जल में पूर्णतः लुप्त हो जाता है, चीनी थोड़ा टाइम लेती है, बालू रेत बिल्कुल भी नहीं घुलती है, चौक पाउडर थोड़े टाइम बाद घुल जाता है पर प्रॉपरली नहीं घुलता है, लकड़ी का बुरादा नहीं घुलता है। इस प्रकार से ये सारी चीज़ें होगी, ठीक है। अब बात करते हैं आगे की। आप ये पाएंगे कि कुछ पदार्थ जल में पूर्णतः घुल जाते हैं या लुप्त हो जाते हैं, यानी कि वो दिखते नहीं है कि जल में कुछ घुला हुआ है या नहीं घुला हुआ है। घुल गए तो विलीन हो गए, है ना। तो इसको हम क्या कहेंगे, वो पदार्थ कौन सा है, जल में विलेय है, मतलब जल में घुल गया, पता नहीं चल रहा कि जल में घुला है कि नहीं घुला है, कि दिख नहीं रहा कि जल ही लग रहा है कि हाँ जल ही है। तो नमक उसमें घुल गया तो उसको कहेंगे विलेय पदार्थ, जल में क्या है, विलेय है। अन्य पदार्थ जल के साथ मिश्रित नहीं होते हैं, जैसे कि बालू रेत होगी, वो जल के साथ मिलेगी नहीं, लकड़ी का बुरादा मिलेगा ही नहीं। तो गिलास में विलोडित करने पर भी जल में लुप्त नहीं होते। विलोडित मतलब होता है हिलाना, है ना। जो हिलाने के बाद भी अगर वो जल में घुल नहीं पा रहे हैं तो क्या कहलाएंगे, अविलेय, ठीक है। चूँकि जल बहुत से पदार्थों को विलीन कर सकता है, इसलिए हमारे शरीर के प्रक्रिया में इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। क्या द्रव भी जल में विलेय होता है? क्या द्रव भी जल में विलेय होता है? तो कंडीशन पर निर्भर करता है। जैसे आप लोग, द्रव में तो तेल भी आता है, तेल जल में विलेय कभी नहीं होता है ना। नींबू का रस भी आता है तो वो तो घुल जाता है। सारी चीज़ें हैं। अब देखो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ली है, जिसमें सिरका लिया है, नींबू का रस लिया है, सरसों का तेल लिया है, नारियल का तेल लिया है, मिट्टी का तेल लिया है। आप लोग खुद भी ये चीज़ें कर सकते हैं, कोई रिस्क वाली बात नहीं है। आप लोग प्रैक्टिस जितनी करेंगे उतना लाइफ टाइम तक याद रहेगा, है ना। अन्य किसी द्रव के नमूने एकत्र कीजिए। कांच का एक गिलास लेना है, उसमें आधा जल भरना है, इस चम्मच भर के इसमें कोई भी द्रव मिला देना है आपको, चाहे आप तेल मिलाएं या फिर सरसों का तेल या नींबू का रस, कुछ भी आप लोग मिलाएंगे तो आप लोग देख लेंगे कि कौन सा उसमें मिल गया, कौन सा उसमें नहीं मिला, ठीक है। हम देखते हैं कि कुछ द्रव जल में पूर्णतः मिश्रित हो जाते हैं, जैसे कि नींबू के, आपने नींबू डाला जल में तो वो पूर्णतः घुल जाता है, आपने तेल डाला तो वो नहीं घुलेगा। ऐसे छोड़ देने पर पृथक परत बना लेते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। सिरका जो है वो भली भांति मिश्रित होता है, नींबू भली भांति मिश्रित होगा, सरसों का तेल मिश्रित नहीं होगा, नारियल का तेल भी मिश्रित नहीं होगा और केरोसिन भी मिश्रित नहीं होगा, है ना।
ये सारी चीज़ें। अब देखो, बूझो और पहेली नाम की दो भाई बहन हैं जिन्हों का यही काम है कि आप लोगों को कुछ न कुछ पाठ आगे पढ़ाया जाए। बूझो ये सुझाव देता है कि हमें यह भी जांच करनी चाहिए कि हमने क्रियाकलाप 5 में जिन द्रवों का उपयोग किया था, क्या जल के अतिरिक्त किसी अन्य द्रव में भली-भांति मिश्रित हो जाते हैं। पहले यह जानने के लिए उत्सुक है कि क्या गैस भी जल में विलीन होती है। देखो, अब देखो यहाँ पर कुछ गैसें जल में विलय है जबकि अन्य नहीं है। सामान्यतः जल में कुछ गैसें थोड़ी मात्रा में विलीन होती है। उदाहरण के लिए जल में विलीन ऑक्सीजन गैस, यानी कि जल में आप लोग बुलबुले देखते होंगे ना, वो ऑक्सीजन गैस ही होती है। जल में रहने वाले जंतुओं और पादपों की उत्तरजीविता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आगे बात करते हैं, वस्तुएं जल में तैर अथवा डूब सकती है। बिल्कुल, वस्तुएं जल में तैर भी सकती है और डूब भी सकती है। खुद आप लोग इंसान हैं, आप खुद वस्तु बन जाओ, आप जल में तैर भी सकते हो और डूब भी सकते हो। अच्छे से पता होगा आपको, है ना। तो देखो, क्रियाकलाप 4 की बात कर रहे हैं। करते समय आपने ये ध्यान दिया होगा कि जल में अविलेय ठोस जल से पृथक हो जाते हैं। यानी कि जैसे लकड़ी का बुरादा आपने गोला तो वो ऊपर सतह पे आ जाएगा, बाकी जल में नहीं घुलेगा, है ना। क्रियाकलाप 5 में भी आपने कुछ द्रवों के साथ ऐसा ही देखा होगा। इनमें से कुछ पदार्थ जो जल में मिश्रित नहीं हो पाते हैं वे जल के पृष्ठ पर आकर तैरने लगते हैं। देखा होगा ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो जल में घुलती तो नहीं है पर उसकी सतह पर आकर ऊपर ही ऊपर आकर तैरने लग जाती है। ठीक है। अन्य डूबकर गिलास की तली में पहुंच गए, क्या यह सही नहीं है। हम ऐसे बहुत से उदाहरण देखते हैं जिसमें पदार्थ जल में तैरते रहते हैं अथवा डूब जाते हैं। किसी तालाब की सतह पर गिरी सूखी पत्तियां व कंकड़ जो आप इसी तालाब में फेंक देते हैं। शहर की कुछ बूंदें, शहद की कुछ बूंदें। देखो, मैं आपको सीधी सी भाषा में अगर बात करूं, चैप्टर के हिसाब से ही बताऊंगा। देखो, आप लोग कभी भी एक टब में, है ना, टब लिया ना, पानी का टब तो आपके होगा, बाल्टी होगी, उसमें पानी भर देना। ठीक है। पानी भरने के बाद उसमें 2-4 पेड़ की पत्तियां डालना, वो सतह पर तैरने लग जाती है ना। अब उसी पानी में आपको जो शहद है, शहद हनी जो होता है ना, मधुमक्खी वाला जो शहद आता है, उसकी 2-4 बूंदें डाल दो पानी में, है ना। फिर उसको देखो क्या होता है क्या नहीं होता है। तो देखो, शहद की कुछ बूंदें जिन्हें आप गिलास के जल में डालते हैं, इसका सबका क्या होता है। वो जो ये चाहता है कि आप उसे जल में तैरने वाले और जल में डूबने वाले पदार्थों के 5-5 उदाहरण दें। अन्य द्रवों जैसे तेल में यही पदार्थ तैरते हैं और डूब जाते हैं। इसे देखने के लिए आप किस प्रकार परीक्षण करेंगे। तो बूझो का तो यही काम है कि चैप्टर को आगे बढ़ाया जाए, तो हम भी वही कर रहे हैं ना। देखो, पारदर्शिता। आपने लुका छुपी का खेल देखा होगा। उन स्थानों के बारे में विचार कीजिए जहां आप खेलते समय छिपना चाहेंगे ताकि आप दूसरों को दिखाई न दे। आपने इन स्थानों को क्यों चुना। क्या आपने कभी शीशे की खिड़की के पीछे छिपने का प्रयास किया। स्पष्ट रूप से नहीं किया होगा, क्योंकि शीशे के पीछे तो आप लोग दिख जाएंगे, है ना। क्योंकि ऐसा करने पर आपको मित्र शीशे से देखकर आपका पता लगा लेगा। उन पदार्थों अथवा सामग्रियां जिससे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है उसे कहते हैं क्या, पारदर्शी। समझ रहे हो बात, कितनी लॉजिक से पूरा चैप्टर बनाए जाते हैं ना। पूरा कितने मस्त तरीके से इसने बताया है कि आप अगर किसी की लुका छुपी खेल रहे हैं और अगर किसी कांच के पीछे छुप गए हैं और आप दिख रहे हैं तो आप क्या कहलाएंगे, उस कांच को क्या कहेंगे, पारदर्शी। ऐसी वस्तुएं जिनके आर पार दिखता हो क्या कहलाती है, पारदर्शी। तो चित्र 2.7 में यहाँ पर बताया गया है, कांच, जल, वायु कुछ प्लास्टिक पारदर्शी पदार्थों के उदाहरण हैं। प्राय दुकानदार बिस्किट, मिठाइयाँ तथा अन्य खाद्य पदार्थों को कांच अथवा प्लास्टिक के पारदर्शी पात्रों में रखना अधिक पसंद करते हैं ताकि खरीदार इन चीज़ों को आसानी से खरीद सके। दुकान पे जब भी आप जाएंगे तो नमकीन आपको ऐसे दिखेगी जैसे यहाँ दिख रही है ना, ये देखो इस टाइप से, ताकि आप लोग देख के वो सारी चीज़ें खरीद सकें। इसके विपरीत कुछ ऐसे पदार्थ भी हैं जिनमें होकर आप वस्तुओं को नहीं देख सकते हैं। इन पदार्थों को क्या कहेंगे, अपारदर्शी। आप यह नहीं बता सकते कि बंद लकड़ी के बॉक्स, जैसे लकड़ी का बॉक्स आपने देखा होगा कि जब भी दुकानदार पैसे रखता है तो या तो लोहे के बॉक्स में रखता है या लकड़ी के बॉक्स में, ताकि आप लोगों को पता नहीं चले कि दुकान ने कितना कमाया है, दुकानदार ने कितना कमाया है। तो उसमें क्या होगा, उसको जिसमें आप देख नहीं सकते वो अपारदर्शी, जिसमें आप लोग आर पार देख सकते हैं वो पारदर्शी। आप ये नहीं बता सकते कि बंद लकड़ी के बॉक्स, गत्ते के डिब्बे अथवा धातु के पात्र के भीतर क्या रखा है। लकड़ी, गत्ता, धातुएं अपारदर्शी पदार्थों के उदाहरण हैं। क्या अब हम यह समझते हैं कि हम बिना किसी बाती के सभी पदार्थों और वस्तुओं को पारदर्शी अपारदर्शी में समूहित कर सकते हैं। क्रियाकलाप 6 की हम बात करते हैं। कागज़ की एक शीट लीजिए, इसमें होकर किसी प्रदीप्त बल्ब को देखिए। इस संबंध में अपने प्रेक्षण नोट कीजिए। अब कागज़ की शीट के बीच में 2 या 3
2 या 3 बूंद खाने का तेल या मक्खन डालकर इसे फैलाइए। कागज के उस भाग से जहां तेल फैला है प्रदीप्त बल्ब को दोबारा ध्यान से देखना है। अब आप क्या देखते हैं? आप ये पाते हैं कि अब बल्ब हमें पहले की अपेक्षा अधिक स्पष्ट दिखाई देता है, परंतु क्या आप इसे चिकने कागज से होकर प्रत्येक वस्तु को पूर्णतः स्पष्ट देख सकते हैं? कदाचित नहीं। ऐसे पदार्थों जिनसे होकर वस्तुओं को देख तो सकते हैं परंतु बहुत स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, उसे कहेंगे क्या? पारभासी। समझ रहे हो? यानी कि देख तो सकते हैं पर स्पष्ट नहीं दिख रहा है कि क्या है क्या नहीं, तो उसे कहेंगे पारभासी। कागज पर लगे उन तेलीय धब्बों को याद कीजिए जिनका उपयोग हमने खाद्य पदार्थों को वसा के लिए परीक्षण करने में किया था। वह भी पारभासी ही था। क्या आप पारभासी पदार्थों के कुछ और उदाहरण पर सोच विचार कर सकते हैं? अतः हम पदार्थों को अपारदर्शी, पारदर्शी और पारभासी के रूप में समूह में बांट सकते हैं। अपारदर्शी तो वो जिसके आर पार नहीं दिखता हो, पारदर्शी वो जिसके आर पार दिखता हो, पारभासी वो जिसके दिखता तो हो पर कुछ हद तक, मतलब कि स्पष्ट नहीं दिखता हो। पहली किसी अंधेरे वाले स्थान पर टॉर्च के कांच को हथेली से ढकने का सुझाव देती है। टॉर्च का स्विच ऑन करके हथेली की दूसरी ओर का परीक्षण कीजिए। वह यह जानना चाहती है कि क्या आपकी हथेली अपारदर्शी है, पारदर्शी है, पारभासी है। तो देखो यहाँ पर आगे बात की गई है। हमने यह सीख लिया है कि पदार्थों की अपनी भिन्न दिखावट होती है, इंसानों की भी भिन्न दिखावट होती है, तो पदार्थों की भी भिन्न दिखावट होती है। इनके जल अथवा अन्य द्रवों में मिश्रित होने के ढंग भिन्न भिन्न होते हैं। वे जल में तैर और डूब सकते हैं अथवा पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी हो सकते हैं। पदार्थों का समूहन उनके गुणों में समानता और भिन्नताओं के आधार पर किया जा सकता है। हमें पदार्थों के समूह में रखने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? दैनिक जीवन में हम प्राय पदार्थों का समूहन अपनी सुविधा के लिए करते हैं। घर में हम अपनी वस्तुओं का भंडारण सामान्यतः इस प्रकार करते हैं कि एक जैसी वस्तु एक साथ रखी हो। इस प्रकार की व्यवस्था द्वारा हम आसानी से उनका पता लगा सकते हैं। इसी प्रकार कोई पंसारी की दुकान जानते हो? वो जो दुकान जहाँ पर परचूनी के जो सामान है, किराना का सामान मिलता है, वो पंसारी की दुकान होती है। पंसारी प्राय सभी प्रकार के बिस्कुटों को अपनी दुकान के एक कोने में रखता है, सभी वस्तुओं को अन्य स्थानों पर, जबकि अनाज और दालों का भंडारण किसी अन्य स्थान पर करता है। इस प्रकार के समूहन के लाभप्रद होने का एक दूसरा कारण भी है। पदार्थों के इस प्रकार समूह में बांटकर उनके गुणों का अध्ययन तथा इन गुणों में किन्हीं भी पैटर्नों का अवलोकन करना सुविधाजनक बन जाता है। इसके विषय में और अधिक अध्ययन हम उच्च कक्षाओं में करेंगे, ऐसा कहा गया है। अब देखो, इस पाठ के जो प्रमुख शब्द थे वो था एक तो कठोर, है ना, एक अविलेय यानी कि जो घुलता नहीं है, द्रुतिमय यानी कि चमकीला, पदार्थ आप लोग जानते ही हैं, धातु, अपारदर्शी यानी कि जिसके आर पार नहीं दिखता हो, रुक्ष यानी कि खुरदरा, विलेय मतलब जो घुल जाता है, पारभासी जिसमें स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देता, पारदर्शी जिसमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो इस पाठ का जो सारांश था वो भी पढ़ लेते हैं। हमारे चारों ओर की वस्तुएं अनेक प्रकार के पदार्थों से बनी हैं। किसी दिए गए पदार्थ का उपयोग बहुत सी वस्तुओं के निर्माण में किया जा सकता है। किसी वस्तु को केवल एक ही पदार्थ से भी बनाना संभव हो सकता है अथवा उसे भिन्न प्रकार के पदार्थ से भी बनाया जा सकता है। विभिन्न पदार्थ के पदार्थों के गुण भिन्न भिन्न होते हैं। कुछ पदार्थ दिखावट में चमकदार होते हैं जबकि अन्य नहीं होते हैं। कुछ खुरदरे होते हैं, कुछ चिकने होते हैं, है ना। इसी प्रकार कुछ पदार्थ स्पर्श करने पर कठोर लगते हैं और कुछ कोमल लगते हैं। जैसे कि रुई यहाँ पर कोमल है, कठोर यहाँ पर लकड़ी है। कुछ पदार्थ जल में विलेय होते हैं जबकि कुछ अन्य अविलेय होते हैं। कुछ पदार्थ जैसे कि कांच पारदर्शी होते हैं जिसके आर पार दिख जाता है। कुछ जैसे लकड़ी जो है अपारदर्शी है और कुछ पदार्थ यहाँ पर पारभासी भी होते हैं। पदार्थों को उनके गुणों में समानता, भिन्नताओं के आधार पर समूह में बांटा जा सकता है। वस्तुओं को सुविधा और उनके गुणों के अध्ययन के लिए एक साथ समूहित किया जा सकता है। लकड़ी से बनाई जाने वाली 5 वस्तुओं के नाम आप लोग लिख सकते हैं, जैसे कुर्सी है, बेड है, दरवाजे हैं, खिड़कियाँ हैं, है ना। 1-2 चीज़ें और भी है जो भी आप लोग, ठीक है, ये लिख सकते हो। चमकदार पदार्थों का चयन आपको करना है। कांच की प्याली, प्लास्टिक का खिलौना, स्टील का चम्मच, सूती कमीज, ये आप लोग सेलेक्ट कर लेना। नॉर्मल से क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने विज्ञान का, NCERT साइंस का क्लास 6 का 2nd चैप्टर यहाँ पर जो है कंप्लीट कर लिया है। पहला चैप्टर ऑलरेडी अपलोड है, तो आप लोग देख लेना। आराम से एयरफोन लगा के आप लोग सुन सकते हैं, ठीक है। काफ़ी हेल्प आप लोगों की इसमें होगी। जो भी टीचिंग से रिलेटेड एग्ज़ाम है या फिर
रीट वगैरह, आरपीएससी वगैरह, सीटेट वगैरह, तो उन सभी में ये बेसिक से चैप्टर आते ही हैं और इन्हों से ही डायरेक्ट क्वेश्चन भी आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। और जो क्लास 6 में पढ़ते हैं उन बच्चों के लिए तो ये खास है ही। ठीक है, थैंक यू सो मच। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।